आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उसके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदन को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाते थे। उस समय क्या करते थे, बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था, लेकिन वो समुद्र के रास्ते नहीं जाना चाहते थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार करना पड़ेगा। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया था। सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, इसलिए उन्होंने सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरी को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने का भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाने और आसन हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही बना रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं, जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। जनता की नजर से
ये कहानियां बताई गई है 2। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, इस पे ये बुक लिखी गई है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह का मतलब होता है जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे, इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। भारत में उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ी सशस्त्र संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। और ये 9 मई 1857 की बात है। 9 मई 1857 को हुआ ये। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों को की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया और उनकी बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। फिर अंग्रेजों की इमारत व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंची और उन्होंने उनके आने की खबर फैली और दिल्ली में तैनात टुकड़े ने भी बगावत कर दी और फिर बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। फिरंगी विदेशी शब्द का अपमान का भाव महसूस करते थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चला लेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी और उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपने समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई न दे तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। ये बगावत स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के बीच संगठित हो गए और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने की तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते, मतलब कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब ने। और लखनऊ में बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए थे और नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कादरी को नया नवाब घोषित कर दिया गया। और लखनऊ में किसने? बिरजिस कादिर और बेगम हजरत महल ने। और कानपुर में नाना साहेब ने, बिरजिस कादिर, मां बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व किया और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज को तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा।
वो समझ चुके थे कि उनकी जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी और उस समर्थकों के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे थे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए और बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह किया। नाना साहेब ने कानपुर में और बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ने भी लखनऊ में और कुंवर सिंह ने बिहार में, इन सब ने नेतृत्व किया।